नमस्कार स्टूडेंट, मैं निशा आप सभी का इग्नू सिंप्लीफाइड में स्वागत करती हूँ। आज के इस लेक्चर में हम एमपीएस 102 भारतीय राजनीति व्यवस्था, संवैधानिक ढांचा एवं संस्थाएं के 4 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। एंड ये क्वेश्चन किसी भी रैंडम सोर्स से नहीं लिए गए हैं। इन्हें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के एनालाइज और टीचर सजेशन के बेस पर बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिसंबर सेशन के लिए बार बार पूछे जाने वाले मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स में शामिल रहे हैं। इसलिए अगर आप एग्जाम की स्मार्ट और फोकस प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। साथ ही मैं आपको अपने स्पेशली प्रिपेयर्ड नोट्स के थ्रू हर आंसर को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आप कॉन्सेप्ट भी समझ पाए और एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली आंसर लिख सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। करते हैं पहले क्वेश्चन की। इसमें है पहला, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व की तुलना कीजिए। तो हम इसका पहले परिचय देखते हैं कि भारतीय संविधान का उद्देश्य केवल देश में शासन व्यवस्था स्थापित करना नहीं, बल्कि नागरिकों को सम्मानपूर्ण जीवन, स्वतंत्रता तथा सामाजिक न्याय प्रदान करना भी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संविधान में मौलिक अधिकार तथा राज्य नीति निर्देशक तत्वों को स्थान दिया गया है। मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सरकार को ऐसी नीतियां बनाने की दिशा देते हैं जिनसे देश में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों के शासन के लिए मार्गदर्शक का सिद्धांत बताया था। ठीक है, तो मौलिक अधिकार और ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? तो स्टूडेंट्स, जो मौलिक अधिकार होते हैं वो जो नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता और सुरक्षा की गारंटी देते हैं, जैसे बोलने की आज़ादी, ठीक है, समानता का अधिकार। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, जो सरकार को देश के विकास और जनता की भलाई के लिए योजनाएं बनाने का निर्देश देते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर देना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसमें मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करना है। ठीक है, और यदि किसी नागरिक के इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय की शरण लेकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। यही कारण है कि मौलिक अधिकार को लोकतंत्र की आधारशिला माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर मौलिक अधिकार की मैं बात करूं तो उसमें ये न्यायचित यानी कि जस्टिसेबल है। ठीक है, अगर कोई इनका उल्लंघन करता है तो आप सीधे कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके विपरीत अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें यानी डीपीएसपी की बात करें, तो इसमें क्या है, ये भाग 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, और आर्टिकल 36 से 51 में वर्णित है। ठीक है, तो इनका उद्देश्य क्या है कि सरकार को ऐसी नीतियां बनाने के लिए प्रेरित करना है जिनसे समाज के सभी वर्गों का विकास हो, गरीबी कम हो, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा बढ़े और सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित हो। ठीक है, तो यानी कि ये गैर न्यायचित है, यानी कि नॉन जस्टिसेबल है, और इनके लागू ना होने पर कोर्ट आप नहीं जा सकते हैं। ये सरकार की इच्छा और संसाधनों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मौलिक अधिकार का पर्पस अगर आपको बताऊं तो इसमें क्या है कि देश में राजनीतिक लोकतंत्र क्या है स्थापित करते हैं, यानी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करते हैं। और जो भाई अगर नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो उसमें क्या होता है कि देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र यानी कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो होती है वो एक कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसमें तुलना बता दी है स्टूडेंट। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं दोनों के बीच संबंध और न्यायपालिका का दृष्टिकोण। ठीक है, तो जैसे कि माना जाता है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव है, किंतु समय के साथ ये स्पष्ट हुआ है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। यदि नागरिकों को केवल अधिकार दिया जाए और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं ना मिले तो उन अधिकारों का वास्तविक में लाभ नहीं मिल सकता। उसी प्रकार यदि केवल कल्याणकारी योजनाएं हो और नागरिक की स्वतंत्रता सुरक्षित ना हो तो लोकतंत्र मजबूत नहीं रह सकता। तो मतलब स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको अपने शब्दों में इसको डिस्क्राइब करूं तो मतलब शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व है वो एक दूसरे के विरोधी, यानी कि इनके बीच कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, वो क्यों है? क्योंकि मौलिक अधिकार नागरिकों की व्यक्तिगत आज़ादी की रक्षा करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व समाज के कल्याण की सरकार को
कड़े कदम उठाने जैसे संपत्ति की सीमा तय करना, ज़मींदारी खत्म करना को निर्देश देते हैं, ठीक है? अब इसमें समय के साथ क्या बदलाव हुआ, ठीक है? तो जैसे एक-दूसरे के पूरक है, जैसे समय बीतने के साथ ये साफ हो गया कि ये दोनों एक-दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है यानी कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी दोनों जो है मिलकर ही पूरे होते हैं, ठीक है? तो अगर मैं आपको इसका पहला एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे बिना बुनियादी सुविधाओं के अधिकार बेकार है। जैसे कि अगर नागरिकों को सिर्फ़ बोलने, घूमने या स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार दिए जाएँ, लेकिन उन्हें भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार जैसी मूलभूत सुविधा, ठीक है, ना मिले, यानी कि नीति निर्देशक तत्व ना मिले, तो उन अधिकारों का कोई वास्तविक लाभ नहीं रह जाता, ठीक है? और अगर मैं आपको यहीं दूसरा एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताऊँ, जैसे बिना आज़ादी के सिर्फ़ योजना बेकार है। ठीक इसी तरह अगर सरकार अगर देश में बड़ी-बड़ी योजनाएँ जैसे मुफ्त राशन, नौकरियाँ, ठीक है, लागू करती है, तो लेकिन नागरिक की आज़ादी और स्वतंत्रता सुरक्षित ना हो, तो यानी जैसे तानाशाही जैसा माहौल हो जाता है। तो इसमें क्या है कि जो देश का जो लोकतंत्र है वो जीवित नहीं रह सकता, ठीक है? तो अगर मैं इन शॉर्ट में अगर आपको मैं बताऊँ, तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं और देश और नागरिकों के जो सर्वांगीण विकास के दोनों का संतुलन में होना इसका बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं जो इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय में मैटर था, जो अभी हम पढ़ते आए हैं, ठीक है? ये हमने 11th और 12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक में भी पढ़ा था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, ठीक है? और मिनर्वा मिल्स, ठीक है? तो ये एक्चुअल में ये दोनों जो केस थे, ये इनका मैटर क्या था? एक्चुअल में क्या था ये? ठीक है? तो उसकी डिटेल में हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, तो ये भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्पष्ट किया, ठीक है, कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो हैं, दोनों के बीच बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें जो केशवानंद भारती जो केस था, ठीक है, तो इसमें क्या था, ये एक ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसको फैसला सुनाया था कि जो संविधान की जो मूल संरचना है, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है, उसकी रक्षा करने पर जोर दिया जाए, ठीक है। और अदालत ने ये भी कहा कि सरकार संविधान में संशोधित कर सकती है, लेकिन कोई बदलाव नहीं कर सकती, जो संविधान के बुनियादी ढांचे जैसे नागरिकों के मूल अधिकार को खत्म करे, ठीक है। और ये जो मिनर्वा मिल्स केस था, ठीक है, ये क्या था 1980 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने क्लियर शब्दों में कहा था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान के 2 पूरक स्तंभ है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री पिलर्स हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान की नींव इन दोनों के आपसी संतुलन, ठीक है, हार्मोनियस बैलेंस पर टिकी हुई है और इनमें से एक को दूसरे से बड़ा नहीं माना जा सकता, दोनों का संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। नागरिकों को अधिकार भी मिलने चाहिए और सरकार को देश के विकास के लिए नीतियाँ बनाने की भी छूट होनी चाहिए, लेकिन दोनों का संतुलन नहीं टूटना चाहिए। यानी कि आप इसमें ना मौलिक अधिकार को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ना घटा सकते हैं और ना ही आप डीपीएसपी को, यानी कि दोनों को बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ये एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, ठीक है? तो अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये निष्कर्ष हमारा क्या कहता है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के 2 मजबूत आधार हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सरकार को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय स्थापित करने की दिशा प्रदान करते हैं, दोनों जबकि दोनों इसलिए एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, भारतीय संविधान की वास्तविक भावनाएं, ठीक है। जब अधिकारों की रक्षा और कल्याणकारी नीतियां साथ साथ चलती हैं, तो लोकतंत्र मजबूत होता है और संविधान का जो उद्देश्य है वो सफल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संघवाद इंडियन फेडरलिज्म की विशेषता और चुनौतियों पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं भारतीय संघवाद की, इंडियन फेडरलिज्म। तो संघवाद क्या है? संघवाद एक ऐसी प्रणाली है, ठीक है, ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता यानी कि पावर का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो होती है, उनकी जो शक्तियाँ होती हैं, उनका विभाजन होता है। तो भारत एक विशाल और विविधताओं वाला देश है। यहाँ अलग-अलग भाषाएँ, धर्म, संस्कृतियाँ और परंपराएँ होने के बाद भी सभी लोग एक संविधान और शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहते हैं। इतनी विविधता वाले देश का सुचारू संचालन के लिए संविधान निर्माताओं ने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया, यानी कि फेडरल सिस्टम को अपनाया। भारतीय संघवाद की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। यानी कि जब ये जो देश है, हमारा इंडिया है जो, इसमें
बहुत सारी विशाल और विविधताओं से भरा देश है ये, ठीक है? और भारत एक बड़ा विशाल देश होने के कारण जहाँ अलग-अलग धर्म, भाषाएँ और परंपराएँ देखी जाती हैं, ठीक है? और इसमें विविधता होने के बाद भी इसमें क्या है, हमें एकता देखने को मिलती है, ठीक है? यानी कि इतनी सारी संस्कृति और सामाजिक भिन्नताएँ होने के बावजूद भी भारत के जो सभी नागरिक हैं, वो एक ही संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत साथ मिलकर रहते हैं। यानी कि अलग-अलग धर्म, जाति और लैंग्वेज है, सारी चीज़ें हैं, परंपराएँ अलग-अलग, लेकिन ये सब जो लोग हैं, वो सिर्फ़ एक ही चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, जो हमारा भारतीय संविधान है, ठीक है? उसके जो आर्टिकल्स हैं, जो उसके रूल्स रेगुलेशन हैं, वो सारे जो हैं, ये सारे जो अलग-अलग तरह के जो लोग रहते हैं हमारे देश में, वो सिर्फ़ एक ही चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं और एकता के साथ रह रहे हैं। तो ये क्या है, विविधता होने के बावजूद भी एकता है, ठीक है? तो संघवाद की हमें ज़रूरत क्यों होती है? तो इतने बड़े और विविधतापूर्ण देश को अकेले केंद्र से चलाना असंभव है, इसलिए भारत में संघवाद को अपनाया गया ताकि क्षेत्रीय ज़रूरतों और राष्ट्रीय एकता को ध्यान रखा जा सके। इसलिए इसलिए क्या है कि जो केंद्रीय और राज्य की जो शक्तियाँ हैं, जो संघवाद की जो शक्तियाँ हैं, इनको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स अगर हम भारत की जो संघवाद की जो प्रमुख विशेषता है, यानी जो फेडरल सिस्टम है, अगर इसकी हम विशेषता देखें, तो ये क्या है कि भारत संघवाद की पहली विशेषता ये है कि संविधान द्वारा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है, जिससे दोनों स्तर की सरकारें अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करती है, ठीक है? और जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है कि लिखित और सर्वोच्च संविधान है, भारत का संविधान और केंद्र और राज्य के अधिकारों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है और कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसमें पहला पॉइंट अगर देखूँ, तो इसमें क्या है, क्या दिया है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इन जो ये जो 3 सूचियाँ दी गई हैं, इनमें क्या-क्या कौन-कौन से मैटर आते हैं? तो अगर हम यूनियन यूनियन लिस्ट की यानी कि संघ सूची की बात करें, तो इसमें रक्षा के मामले, विदेश मामले, ठीक है? और जो केवल जो है वो केंद्र के अधीन ही रहते हैं, ठीक है? और अगर मैं राज्य सूची की बात करूँ, तो इसमें कौन-कौन से आपके मैटर आएँगे? पुलिस है, स्वास्थ्य है, ठीक है? ये जो क्या है स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आएगा। और जो समवर्ती सूची है, उसमें क्या है कंकरेंट लिस्ट ये क्या है कि इसमें शिक्षा के मामले, पर्यावरण, ठीक है? और ये दोनों कानून जो है बना सकते हैं इसमें, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ लिखित और सर्वोच्च संविधान की, तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि जो भारत का जो संविधान है वो लिखित है और देश में कानून का जो है सबसे बड़ा स्रोत है। यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी विशेषता की, जो है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये क्या कहती है स्टूडेंट्स कि भारत में जो संघवाद तो है, लेकिन आपातकाल या विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ दी गई ताकि देश की अखंडता बनी रहे, ठीक है? तो स्टूडेंट्स ये न्यायपालिका क्या है, ठीक है? तो न्यायपालिका क्या है कि सरकार के 3 मुख्य अंग होते हैं जिसमें विधायिका यानी कि कानून बनाने वाली, कार्यपालिका यानी कानून लागू करने वाली और न्यायपालिका जो होते हैं कानून की रक्षा करने वाली और न्याय देने वाली जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होती है, ठीक है? तो अगर इसकी स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करें, तो भारतीय संघवाद यानी कि फेडरलिज्म का तीसरा सबसे बड़ा लक्षण क्या है? न्यायपालिका का स्वतंत्र होना है, ठीक है? मतलब कि इसका मतलब क्या है कि देश की जो अदालतें हैं, जो कोर्ट्स हैं, ठीक है? किसी सरकार, नेता या राजनीतिक दबाव के बिना निष्पक्ष होकर फैसले सुनाती है, ठीक है? यानी कि विवादों का निपटारा कैसे होता है कि अगर कभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच या 2 अलग-अलग राज्यों के बीच किसी कानून शक्ति या विशेष को लेकर कोई झगड़ा या विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका फैसला न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च न्यायालय करेगा, ठीक है? तो इसमें क्या है संतुलन बनाए रखने के लिए न्यायपालिका के इस निष्पक्ष फैसले से देश की संघीय व्यवस्था जो है उसमें संतुलन बना रहता है और कोई भी सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती, ठीक है? तो अगर हम भारतीय संघवाद की एक और विशेषता है वो है क्या? एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीज़नशिप, ठीक है? तो अमेरिका जैसे देश में दोहरी नागरिकता होती है जबकि जबकि भारत में प्रत्येक व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होता है, इससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। मतलब कि क्या है कि सिंगल सिटीज़नशिप का क्या है कि भारत में व्यक्ति चाहे किसी भी राज्य में हो, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र किसी भी स्टेट का हो सकता है, लेकिन जो उसकी पहचान होगी वो केवल एक ही होगी, वो क्या होगी भारतीय, ठीक है? चाहे वो इंडिया में रहने वाला हिंदू हो, मुस्लिम हो, ठीक है?
या किसी भी मतलब किसी भी धर्म से वो बिलॉन्ग करता हो, ठीक है? लेकिन या चाहे वो किसी स्टेट से बिलॉन्ग करता हो, बट वो क्या कहलाएगा, वो इंडियन ही कहलाएगा, यानी कि भारतीय ही कहलाएगा, ठीक है? अब अमेरिका जैसे देशों में क्या होता है कि नागरिक के पास दोहरी नागरिकता होती है, यानी ड्यूअल सिटीज़नशिप होती है, तो वह एक अपने राज्य की और दूसरे अपने पूरे देश की उसको क्या होती है, नागरिकता प्राप्त होती है, ठीक है? लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। तो अब ये जो भारतीय संघवाद की जो चुनौतियाँ हैं, उसपे हम बात करें, तो संघीय व्यवस्था सफल मानी जाती है, फिर भी इसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। वो क्या है, ये पढ़ते हैं हम, ठीक है? तो मतलब स्टूडेंट्स, अगर सबसे बड़ी चुनौती केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों का विवाद है, ठीक है? कई बार राज्यों का आरोप होता है कि केंद्र सरकार उनके अधिकारों में हस्तक्षेप करती है और राज्य की स्वायत्ता को पर्याप्त महत्व नहीं देती है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि मतलब भले ही भारत में केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों के बंटवारे वाली संघीय व्यवस्था हो, यानी कि फेडरल सिस्टम सफल रही है, लेकिन फिर भी इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए कई मुश्किलें आती हैं। जैसे कि सफलता के साथ-साथ चुनौतियाँ भी आती हैं। मतलब कैसे कि जो भारत का ढाँचा ऐसा है कि केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं, पर इस व्यवस्था को सफल माना जाता है, लेकिन व्यवहार में इसमें कई तनाव देखने को और परेशानियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है? जैसे कि अधिकारों और शक्तियों का क्या है, बँटवारा, ठीक है? या विवाद कह सकते हैं हम। तो संघवाद के सामने सबसे बड़ी चुनौती केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच की संतुलन को लेकर होती है, ठीक है? और इसमें क्या है कि राज्यों की स्वायत्ता होती है। राज्यों की स्वायत्ता कैसे कि जैसे कई बार राज्य सरकारों का आरोप होता है कि अतिक्रमण, ठीक है? तो केंद्र सरकार उनके संवैधानिक अधिकारों और कामकाज में दखल देती है, ठीक है? और स्वायत्ता का सम्मान ना होना, यानी कि केंद्र सरकार राज्य की आज़ादी और स्वतंत्र होकर फैसले लेने के अधिकार को पर्याप्त महत्व नहीं देती है और खुद ज़्यादा शक्तिशाली बनने की कोशिश करती है, ठीक है? तो इन शॉर्ट में अगर मैं आसान शब्दों में आपको समझाऊँ स्टूडेंट्स, तो कि जैसे जब राज्य में किसी अलग पार्टी की सरकार हो और केंद्र में किसी अलग पार्टी की सरकार, तो कई बार राज्यपाल यानी कि गवर्नर की भूमिका फंड जैसे पैसों के बँटवारे या केंद्रीय एजेंसी जैसे सीबीआई, ईडी है, ठीक है? तो इसके इस्तेमाल को लेकर राज्य आरोप लगाते हैं कि केंद्र उन्हें खुलकर काम करने नहीं दे रहा, ठीक है? अब हम बात करते हैं भारतीय संघवाद का महत्व। तो भारतीय संघवाद का सबसे बड़ा महत्व ये है कि यह राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय विविधता के बीच संतुलन बनाए रखता है। इससे राज्यों को अपने क्षेत्र के अनुसार नीतियाँ बनाने का अवसर मिलता है, जबकि केंद्र और पूरे देश के हित में कार्य करता है। तो स्टूडेंट्स, ये पार्ट हमें क्या बताता है कि जैसे भारत जैसे विशाल देश के लिए जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच की जो शक्ति है, वो इतना ज़रूरी क्यों है और फ़ायदेमंद है, ठीक है? तो जैसे राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय विविधता में संतुलन, तो क्या कह सकते हैं कि भारतीय संघवाद का जो सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये देश की अखंडता, ठीक है? यानी कि नेशनल यूनिटी को बनाए रखते हुए स्थानीय क्षेत्रीय भिन्नताओं यानी कि रीजनल डाइवर्सिटी का भी सम्मान करता है और दोनों के बीच संतुलन बनाता है, ठीक है? और स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार नीतियाँ बनाना क्यों ज़रूरी हो जाता है? जैसे इसके कारण अलग-अलग राज्यों को अपनी विशिष्ट परिस्थितियों, भाषाओं, संस्कृति के अनुसार नीतियाँ यानी कि पॉलिसी बनाने की आज़ादी मिलती है, ठीक है? तो जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, जैसे पहाड़ी राज्य है, जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, तो उसमें क्या है कि अपनी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से वे योजनाएँ बनाएँगे, जबकि तटीय राज्य जैसे केरल है, तमिलनाडु है, वे अपने अनुसार बनाएँगे, ठीक है? और क्या करना है इसमें साथ-साथ कि राष्ट्रीय हित में एक साथ काम करना है, ठीक है? जब कोई देश पर बड़ा कोई संकट आता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है, तो केंद्र और राज्य मिलकर एक राष्ट्र के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य अलग से अपना कार्य करेगा और केंद्र अलग से करेगा। ये दोनों क्या है, एक ही तरह से मिलके एक ही रूप से कार्य करेंगे जो राष्ट्र के हित में होगा, ठीक है? तो इसमें क्या है कि जैसे संकट के समय सहयोग करना, यानी कि कोविड-19 महामारी, तो इसका क्या है कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, तूफ़ान या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी गंभीर परिस्थितियों में जो केंद्र और राज्य ने मिलकर एक-दूसरे का सहयोग किया है और इस व्यवस्था को क्या किया है, सही साबित किया है, ठीक है? फेडरल सिस्टम को सही साबित किया है। तो हम इसका निष्कर्ष क्या देखते हैं स्टूडेंट्स कि क्या है कि भारतीय संघवाद की जो असली महत्व है, वो क्या है, विविधता में एकता है। यानी कि लोग अलग-अलग धर्म, जाति के तो रह रहे हैं, अलग-अलग स्टेट में रह रहे हैं, लेकिन उनमें जो एकता है, ठीक है?
वो क्या है कि ये राज्यों को अपनी पहचान और ज़रूरतों के अनुसार काम करने की आज़ादी देता है, लेकिन जब देश पर मुसीबत आती है, तो वो एक साथ बाँध कर भी रखता है, ठीक है? तो ये हमारा फेडरल सिस्टम था भारत का। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर स्टूडेंट, जो है संसदीय शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की प्रमुख विशेषताएँ और कार्यप्रणाली की व्याख्या करनी है। तो स्टूडेंट्स जो संसदीय प्रणाली है ये क्या होती है? तो ये एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों, सांसदों को चुनकर संसद में भेजती है और उन्हीं में से देश को चलाने वाली सरकार यानी कि कार्यपालिका बनती है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं, ठीक है? तो यानी कि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद संसदीय शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया। ये व्यवस्था मुख्य रूप से ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से प्रेरित है। संविधान निर्माताओं का जो मानना था, वह भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश के लिए एक प्रणाली उपयुक्त होगी, ठीक है? इस व्यवस्था में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है और जबकि प्रधानमंत्री और परिषद जो है वास्तविक कार्यपालिका होती है। भारतीय संविधान 74 और 75 में व्यवस्था का अधिकार दिया गया है। यानी कि ये जो फेडरल सिस्टम है, ये कहाँ से लिया गया है स्टूडेंट्स? ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है? जैसे हमारे मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिए गए, वैसे ही ये जो संसदीय प्रणाली है, ठीक है? जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने ब्रिटेन से उधार लिया गया है, ठीक है? तो क्या है इसमें ब्रिटेन से जो लेने की जो प्रेरणा थी, ठीक है? वो क्या थी कि जो भारत ने 1947 में आज़ादी मिलने के बाद, ठीक है? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया, ठीक है? ये मुख्य रूप से जो है ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से लिया गया है क्योंकि आज़ादी से पहले भारत में अंग्रेज इसी मॉडल पर काम करते थे और भारतीय नेता इससे परिचित थे, ठीक है? तो भारत के लिए उपयुक्त कैसे ही बनी? तो जो संविधान निर्माता थे जैसे बी आर अम्बेडकर का मानना था कि भारत जैसे विशाल और विविध, ठीक है? विविध जैसे अलग-अलग धर्म, भाषा, जाति वाले देश के लिए एक प्रणाली सबसे उपयुक्त है क्योंकि इससे समाज के हर वर्ग और क्षेत्र को संसद में प्रतिनिधित्व मिलता है, ठीक है? तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स की जो ये जो प्रणाली है, ठीक है? ये सबसे बड़ी विशेषता में नाम मात्र वास्तविक और कार्यपालिका का विभाजन है, ठीक है? तो भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शासन प्रणाली और मंत्रिपरिषद चलाते हैं। राष्ट्रपति अधिकांश कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस पॉइंट को अगर एक्सप्लेन करूँ तो इसमें क्या है कि जो देश के सारे कानून हैं, आदेश हैं, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम से जारी होते हैं, ठीक है? तो इसकी भूमिका क्या हो सकती है कि जैसे ब्रिटेन के राजा-रानी की तरह भारत के राष्ट्रपति का जो पद होता है, वो मुख्य रूप से औपचारिक और सम्मान सूचक होता है, ठीक है? तो वो देश की एकता और संविधान की रक्षा के प्रतीक होते हैं। तो यानी कि अगर इसकी वास्तविकता देखें तो उनके पास जो है अपने मन से बड़े फैसले लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं होती है। वे संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर ही काम करता है। यानी कि जो राष्ट्रपति जो होता है वो अपने मन मुताबिक जो है कार्य नहीं करता है, ठीक है? वो किसकी सलाह पे काम करेगा? प्रधानमंत्री की और जो परिषद के जो भी मेंबर्स हैं, उनकी सलाह पे वो जो है राष्ट्रपति अपना कार्य करेगा, ठीक है? तो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद पर विशेष प्रस्ताव पारित कर देती है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इससे क्या है सरकार जनता के प्रतिनिधित्व के प्रति जवाबदेह बनी रहती है। तो स्टूडेंट्स ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है यानी कि लोकसभा के प्रति जवाबदेही। तो संविधान के अनुसार पूरा परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी यानी कि जवाबदेह होता है, ठीक है? तो यानी कि एक साथ डूबना और तैरना। यानी कि अगर हम बात करें जैसे अगर किसी एक मंत्री के फैसले या काम से असंतुष्ट होकर लोकसभा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर देती है, तो केवल उस एक मंत्री को ही नहीं बल्कि पूरे मंत्रिपरिषद यानी कि प्रधानमंत्री सहित पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है? तो जनता के प्रति जवाबदेही क्या होती है? ठीक है? तो जनता के प्रति जवाबदेही ये होती है कि जैसे अ, लोकसभा में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं, ठीक है? तो इसलिए इस व्यवस्था को ये सुनिश्चित करना होता है कि सरकार जनता और उनके प्रतिनिधियों के प्रति हमेशा जवाबदेह बनी रहे और मनमानी ना करे, ठीक है? तो जैसे कोई भी सरकार अपनी मनमानी तरीके से कानून बना रही है या उसको लागू कर रही है, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी।
ठीक है? और हम इसकी तीसरी विशेषता की बात करें स्टूडेंट्स, तो कार्यपालिका और विधायकों के बीच घनिष्ठ संबंध है। मतलब कि कैसे? कि जैसे मंत्रियों का संसद सदस्य होना अनिवार्य है, यानी कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका यानी सरकार, मंत्रिमंडल और विधायिका यानी कि संसद अलग-अलग नहीं होते। प्रधानमंत्री और अन्य सभी मंत्रियों का संसद का सदस्य सांसद होना अनिवार्य है। यानी कि इनका जो कोऑर्डिनेशन है, यानी कि आपसी समन्वय क्या है कि मंत्री संसद का हिस्सा होते हैं, क्योंकि ठीक है, तो इसमें क्या है कि कानून बनाने विधायिका और उन्हें लागू करने कार्यपालिका में जैसे कह सकते हैं कि कानून बनाने वाली, जैसे जो कानून बनाती है वो विधायिका और जो लागू करती है वो कार्यपालिका, यानी कि इन दोनों के बीच में टकराव कम हो और जो है वो बेहतर कार्य कर सके, आपसी मतभेद ना हो, ठीक है? कोऑर्डिनेशन के साथ ये अपना काम करते रहे, कानून लागू भी करे और क्या करे, कानून बनाए भी, ठीक है? तो अगर मैं इसको एक अलग से एक छोटा-सा उदाहरण दूँ, आपको एग्ज़ाम्पल दूँ इसका, तो क्या सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब कि जैसे एक क्रिकेट टीम है, ठीक है? क्रिकेट टीम की तरह समझ सकते हैं, जैसे मैच जीतना या हारना पूरी टीम का नतीजा होता है। जैसे अगर कैप्टन या कोई खिलाड़ी कोई फैसला लेता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी पूरी टीम की होती है, कोई भी मंत्री सार्वजनिक रूप से अपनी सरकार के फैसले का विरोध नहीं कर सकता है, ठीक है? तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स की संसदीय प्रणाली प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का गठन करता है, विभागों का बँटवारा करता है तथा सरकार की नीतियों का निर्धारण करता है। इसी कारण प्रधानमंत्री को सरकार वास्तविक प्रमुख कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स जैसे इसमें बताया गया कि संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो इसमें क्या है कि जैसे कह सकते हैं कि इसमें जो प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है ना स्टूडेंट्स, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वो कैसे होती है कि वह पूरी सरकार और मंत्रिपरिषद का जो क्या है नेता होता है, कैप्टन होता है। तो इसमें क्या करता है कि मंत्रिपरिषद का गठन और विभागों का बँटवारा। तो जो ये जो प्रधानमंत्री होता है, ये क्या करता है कि प्रधानमंत्री ही तय करेगा कि कौन-कौन मंत्री बनेगा और किस मंत्री को कौन-सा मंत्रालय मिलेगा, जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय आदि दिया जाएगा, ठीक है? और इसकी जो नीतियाँ तय होती हैं, वो कैसे होती है कि देश के लिए महत्वपूर्ण नियम, नीतियाँ और योजनाएँ बनाना प्रधानमंत्री और उनकी टीम का ही काम होता है, ठीक है? और वास्तविक प्रमुख क्या है, ठीक है? तो इसमें जो वास्तविक प्रमुख कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? कि इन्हीं सब शक्तियों और अधिकारों के कारण प्रधानमंत्री को देश की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कहा जाता है। यानी कि जो भी जो इसके जो मेंबर्स होते हैं, उनको जो अपॉइंट करता है प्रधानमंत्री, तो उसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, सरकार का वास्तविक प्रमुख कहा जाता है, ठीक है? अब अगर हम बात करें संसदीय प्रणाली की जो कुछ अन्य प्रमुख जो विशेषताएँ होती हैं, वो क्या होती है? विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें। वो कैसे होती है कि जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको कि संसदीय लोकतंत्र में सिर्फ़ सत्ताधारी दल नहीं होता, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि विपक्ष होती है, ऑपोज़िशन पार्टी होती है, उसमें उसका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो विपक्ष सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाता है और सरकार को निरंकुश तानाशाह बनने से रोकता है, ठीक है? अगर ऑपोज़िशन नहीं होगा तो सरकार क्या करेगी? अपनी मनमानी करेगी। ऑपोज़िशन क्या होता है कि उनको मतलब ऐसा कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि उनको आईना दिखाता है, उनको उनकी गलतियों का एहसास कराता है ताकि वो अपनी गलतियाँ सुधार के कुछ जो भी स्कीम लाई है या जो भी उन्होंने लोगों के भले में जो भी उन्होंने स्कीम लाई है, ठीक है? तो वो उसमें और सुधार कर सके, ठीक है? अगर ऑपोज़िशन नहीं होगा तो सरकार क्या करेगी? अपनी मनमानी करेगी, ठीक है? तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली की कार्यप्रणाली, ठीक है? तो ये पाठ हमें क्या बताता है कि भारत में संसदीय प्रणाली जो है, वो असल में काम कैसे करती है, यानी चुनाव से लेकर सरकार बनने और कानून लागू होने तक की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है? तो मैं अगर आपको इसको बताऊँ तो क्या होता है कि भारत में आम चुनाव के बाद जिस राजनीतिक दल या गठबंधन को लोकसभा बहुमत प्राप्त होता है इसके जो नेता होते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, ठीक है? और इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करवाते हैं और मंत्रिपरिषद का गठन होता है, ठीक है? तो जैसे भारत में आम चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव, ठीक है? उसमें क्या होता है कि राजनीतिक दल होता है, गठबंधन होता है और जो लोकसभा में जो बहुमत होता है यानी कि मेजॉरिटी मिलती है, उसके बिहाफ़ पे जो है नेता को जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्या है नियुक्त करते हैं, ठीक है? जो भी वोटिंग वगैरह होती है, उस हिसाब से। तो अब इसके बाद क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है? प्रधानमंत्री क्या करेगा, वह अपने पसंद के सांसदों की सूची जो है, वो राष्ट्रपति को दे देगा, ठीक है? अब उसमें राष्ट्रपति इसके बाद क्या करेगा कि उसकी जो राष्ट्रपति की जो सलाह है, ठीक है?
उनकी सलाह पर जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, ठीक है। पहले प्रधानमंत्री क्या लिस्ट बनाएगा सांसदों की, ठीक है, राष्ट्रपति को सौंपेगा और फिर जो क्या है प्रधानमंत्री क्या करेगा, राष्ट्रपति को क्या है सलाह देगा नियुक्ति की, भाई इन मेंबर्स को जो है हमें नियुक्त करना है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो पूरा मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनका क्या है गठन होता है, ठीक है। तो सरकार संसद के माध्यम से अपना कार्य करती है, संसद में विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं और उन पर चर्चा होती है और दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर वह कानून बन जाते हैं, ठीक है। और सरकार को अपनी सभी महत्वपूर्ण निर्णयों और नीतियों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी रहना पड़ता है। जैसे संसद में क्या चलता है, प्रश्नकाल चलता है, शून्यकाल चलता है, ठीक है, स्थायी समितियां तथा अविश्वास प्रस्ताव जैसी संसदीय साधनों के माध्यम से सरकार के कार्यों की समीक्षा होती है और यही प्रक्रिया क्या है लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली के गुण और सीमाएं। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, तो इस प्रणाली की जो सबसे खासियत जो है वो ये है कि सरकार संसद और जनता के प्रतिनिधियों के प्रति हमेशा उत्तरदायी होती है, यानी अकाउंटेबल रहती है। यानी कि जो जनता है वो सरकार से प्रश्न पूछ सकती है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक है, या ऐसी नीतियां क्यों बनाई, किस बिहाफ से बनाई, ठीक है। तो क्या है कि जो सरकार जो होती है वो अकाउंटेबल है जनता के लिए। तो सरकार बदलने की सुविधा, तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स की संसद प्रणाली ये सबसे बड़ा गुण है, ये बड़ा गुण है। तो इसमें सरकार जनता के प्रतिनिधियों की उत्तरदायी रहती है। यदि जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती तो सांसद के माध्यम से उसे बदला जा सकता है। व्यवस्था लोकतंत्र और पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को मजबूत बनाती है, ठीक है। तो जो सांसद है, अब ये नहीं है कि जनता डायरेक्ट सरकार के पास पहुंच गई और डायरेक्ट सवाल करा। जो जनता के जो सवाल है वो सांसद के माध्यम से सरकार से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सरकार बदलने की सुविधा है। यदि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है तो क्या करती है कि वह गलत फैसले लेती है, ठीक है, या गलत फैसले लेती है। तो संसद क्या है, संसद के माध्यम से अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे समय से पहले ही बदला जा सकता है। जैसे अब 5 साल तक सरकार रहती है, ठीक है, 5 ईयर्स तक सरकार रहती है। अब इसी ड्यूरेशन में, ठीक है, ड्यूरिंग 5 ईयर्स में अगर सरकार कुछ ऐसा काम करती है, ठीक है, या वो ठीक से अपनी जो स्कीम्स है, जो भी उसका कार्य है वो ठीक से नहीं कर पाती, खरी नहीं उतरती, तो उसको 5 साल पहले ही गिरा दिया जाता था। यानी कि हम इन शॉर्ट में कहें तो रिजाइन दे सकती है सरकार, ठीक है। और ये कैसे लाया जाएगा, एक प्रस्ताव होता है जिसको हम अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं, जो संसद में पेश किया जाता है अपोजिशन के द्वारा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, लोकतंत्र और पारदर्शिता होती है। तो संसद में जो चर्चा होती है, बहस होती है, यानी सवाल जवाब होते हैं, तो इसके कारण क्या है, देश में लोकतंत्र पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और उत्तरदायित्व को मजबूत बनाती है, ठीक है। तो अगर हम इसकी संसदीय प्रणाली की जो सीमाएं होती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर मैं आपको इसकी सीमा के बारे में बताऊं तो क्या होता है कि राजनीतिक अस्थिरता होती है। मतलब कि अगर चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो वो क्या करेगा, तो वो कई दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बनाते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सरकार गिरने का डर बना रहता है और जिससे राजनीति अस्थिरता आती है। जैसे अभी इंडिया की सरकार बनी थी, आपने देखा भी होगा कि काफी सारी पार्टीज होती हैं वो मिलके गठबंधन करती है, तो वो क्या होता है कि मेजोरिटी बनती है और वो गठबंधन सरकार जो बनती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो जनता के लिए कार्य करती है, ठीक है। और इसमें पर क्या होता है कि जो जो निर्णय लेने की जो निर्णय लेने का जो टाइम होता है ना, उसमें डिले होता है, ठीक है। तो जो आपसी मतभेद होते हैं, राजनीतिक खींचातान होती है, ठीक है, और संसद में लंबी चर्चाओं के कारण कई बार जो खड़े बड़े और जो ज़रूरी फैसले होते हैं, उनमें भी देरी होती है। मतलब कि कई सारी पार्टीज़ मिलके जब काम कर रही हैं पार्टीज़ मिलके काम कर रही हैं, तो उसमें क्या होता है कि किसी का कुछ ओपिनियन होता है, किसी का कुछ कोई और फैसला होता है, तो उसमें क्या है, उसमें क्लैशेज़ होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, जब क्लैशेज़ होंगे तो जो रिज़ल्ट होता है उसमें क्या होता है, डिले होता है, ठीक है। तो गठबंधन सरकार में क्या होता है, हमेशा जो है एक डर सा बना रहता है कि कहीं ये सरकार जो है गिर ना जाए, ठीक है। जब बहुत सारी पार्टीज काम करेंगी मिलके तो ये इसका अलग सजेशन होगा, इसका अलग ओपिनियन होगा, इसकी अलग अपनी राय होगी, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से क्लैशेस करेंगे। तो क्या है, रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। जब जीरो रिजल्ट मिलेगा तो उसमें क्या है कि सरकार गिरने की बहुत ज़्यादा क्या है संभावना होती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको सरल शब्दों में इसका कंक्लूजन बताऊं स्टूडेंट्स, तो क्या कह सकते हैं कि जो संसद प्रणाली का जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है,
ठीक है, वो क्या है कि कोई सरकार जो है तानाशाह नहीं बन सकती, क्योंकि वह संसद के नियंत्रण में रहती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि बहुमत ना होने पर सरकार कमजोर हो जाती है और जल्दी जल्दी फैसले नहीं ले पाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, इसमें क्या है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्ति और कार्यों का विस्तृत वर्णन करना है। तो हम इन शॉर्ट में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया है, और राष्ट्रपति मतलब कार्य कैसे करता है, उसका चुनाव कैसे करते हैं। तो ये कुछ इसमें आर्टिकल्स भी दिए हैं, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति है वो देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। और संविधान अनुच्छेद के जो पार्ट है 52, ठीक है, आर्टिकल सॉरी, जो आर्टिकल है 52 52, इसमें राष्ट्रपति पद का जो प्रावधान दिया गया। ठीक है, तो जब भारत में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, फिर भी राष्ट्रपति का जो पद होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण, सम्मानजनक है। राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य करता है और अधिकांश शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। संविधान विशेषज्ञ डी बासु के अनुसार राष्ट्रपति राज्य का भारतीय राज्य की एकता और निरंतरता और संवैधानिक मर्यादा का प्रतीक है। यानी कि जो भारतीय संविधान के तहत जो राष्ट्रपति होता है वो देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, और प्रथम नागरिक होता है। तो इसका मतलब क्या है कि देश का जो पूरा शासन है और जो व्यवस्था है वो राष्ट्रपति के नाम से ही चलाई जाती है। ठीक है, अब ये क्या है, आर्टिकल 52 क्या है, इसमें क्या बताया गया है कि आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग क्या है कि ये स्पष्ट प्रावधान है कि भारत है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा और ये पद देश की एकता, अखंडता और संविधान की रक्षा का प्रतीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी राष्ट्रपति की जो शक्तियां और कार्य हैं। राष्ट्रपति को संविधान द्वारा अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई, जिनका उद्देश्य देश के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना है। ठीक है, तो इसकी कार्यपालिका संबंधित शक्ति क्या है स्टूडेंट्स, कि भारत का जो संवैधानिक कार्यपालिका प्रमुख है वे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त राज्यपालों और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय न्यायाधीश और ये जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, यानी कि कैग है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, अनेक संवैधानिक पदों की नियुक्तियां भी जो है क्या है, राष्ट्रपति ही करता है। तो मतलब कि इन शॉर्ट में मैं अगर कहूँ तो इन सब की जो नियुक्ति है, ठीक है, तो ये क्या करता है, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो क्या है, राष्ट्रपति के पास ही है। तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं राष्ट्रपति, हमारे पीएम की कर सकते हैं, और जो हमारे जो जजेस होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, ये भी क्या है, मतलब कि इनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे कि इन शक्तियों का जो प्रयोग है राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं करता, बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करता है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता, उसके नाम से तो देश चल रहा है, ठीक है, सारी चीजें उसके नाम से चल रही है, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का। यानी कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा, अपनी मर्जी से कोई प्लानिंग नहीं करेगा, अपनी मर्जी से कोई भी स्कीम वगैरह नहीं लाएगा जनता के लिए। वो पहले प्रधानमंत्री सलाह देगा, मंत्रिपरिषद सलाह देगा, देन उसके बाद ही वो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा, देन उसको अप्लाई करेगा, ठीक है, लागू करेगा। अब इसकी विधायी शक्ति क्या है, विधायी शक्ति मतलब कि जो राष्ट्रपति है वो संसद का अभिनंग है, ठीक है, सबसे मेन है, और संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना नहीं बन सकता। तो यानी कि जब भी कोई राष्ट्रपति संसद में कोई भी बिल आता है, कोई भी विधेयक आता है, तो उसमें क्या है कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने बहुत जरूरी है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति की जो है स्वीकृति होना बहुत जरूरी है। तो वो क्या करता है कि संसद का सत्र बुलाना, और आपका संसद के पास द्वारा दिए गए जो भी बिल है, ठीक है, उसको वो क्या करता है, पास करता है सिग्नेचर करके। अगर राष्ट्रपति के पास कोई फाइल गई है किसी बिल को लेके, अगर वो फाइल उस तक पहुंची है, ठीक है, अगर वो सिग्नेचर करता है तो ठीक है, वरना वो फाइल वहीं रखी रहेगी, वो मतलब आगे उसको ट्रांसफर आप नहीं कर सकते बिना उसकी अनुमति के, ठीक है। अगर राष्ट्रपति की मर्जी होगी तो ही वो चीज, वही बिल वो पास होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा, ठीक है, उसको डिनाई कर दिया जाएगा।
तो राष्ट्रपति क्या करता है कि संसद में अधिवेशन बुला सकता है, उसे स्थगित भी कर सकता है, ठीक है? उसको भंग भी कर सकता है लोकसभा को। और जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 में अंतर्गत अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, ठीक है? अब इसकी जो वित्तीय शक्ति है, जैसे कि मैंने आपको बताया कोई बिल आता है, ठीक है? तो उसमें क्या है, राष्ट्रपति की अनुमति होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसके सिग्नेचर बहुत ज़रूरी है। तो जो जैसे देश के वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि राष्ट्रपति पूर्व अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की बिना किसी अनुमति के, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर पॉइंट्स में बताया, ठीक है? अब है इसकी न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ यानी कि राष्ट्रपति को दया याचिका पार्डन से संबंधित विशेष शक्तियां प्राप्त होती है। आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति अपराधी को क्षमा, कम और स्थगित या परिवर्तित कर सकता है, ठीक है? तो ये क्या है, इसकी जो पार्डन पावर है आर्टिकल 72 में, इसमें क्या है, जैसे अभी कोई अपराधी है, ठीक है? उसको अगर कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है, तो अगर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है? राष्ट्रपति को लेटर लिख के या कोई मतलब अपनी बात रखता है राष्ट्रपति के आगे कि भाई मैं इनोसेंट हूँ, मुझे मुझे अपनी क्या बोलते हैं इनोसेंट प्रूफ करने का मुझे टाइम चाहिए। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, जो उसको क्या बोलते हैं फांसी की सजा जो होती है ना, ठीक है? जो उसको फांसी की सजा होती है वो भी उसको क्या करता है, वो कैंसिल कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है? उसको मतलब माफ़ी दे सकता है या उसकी सज़ा को कम कर सकता है, यानी कि फांसी से उसको कम करके कुछ 10 या 12 साल की सज़ा में उसको कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है? ये शक्ति होती है और ये इसके बारे में कौन से आर्टिकल में दिया गया है 72 में, ठीक है? और इसकी राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है, वो सैन्य शक्तियाँ भी होती है, यानी कि मिलिट्री पावर भी होती है, जैसे कि वो थल, जल और वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। युद्ध की घोषणा और शांति स्थापित करने का कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है और अन्य और जो अंतिम निर्णय वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर लिया जाएगा। अब देखो राष्ट्रपति के पास ये सारी शक्तियाँ तो है, ठीक है? थल सेना की भी है, जल सेना की भी है, वायु सेना की भी है। लेकिन वो इन सबको जो चला रहा है, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं चला रहा है। उसमें भी क्या है, मंत्रिपरिषद की सलाह ही ली जाएगी, लेगा वो पहले, देन उसके बाद ही वो कोई और स्टेप ले सकता है इन सब चीज़ों में, ठीक है? तो विदेश नीति के क्षेत्र में राष्ट्रपति अन्य देशों के राजदूतों का स्वागत करता है और भारत की ओर से राजदूतों की नियुक्ति भी करता है। मतलब मोस्ट ऑफ जो पोस्ट होती हैं, जो पद होते हैं, वो राष्ट्रपति द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है? अब इसकी आपातकालीन शक्तियों की बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स महत्वपूर्ण शक्तियों में आपातकालीन शक्तियाँ शामिल हैं। यदि देश की सुरक्षा पर खतरा हो, किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए या गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न हो, तो राष्ट्रपति संविधान के अनुसार आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है? तो इसमें क्या है, इसमें आर्टिकल है, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352। इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि जो राष्ट्रपति है, ठीक है? इसमें 352 में क्या है और 356 में और 360 में। तो यहाँ पे 3 टाइप के आर्टिकल दिए गए हैं, ठीक है? और 3 प्रकार की ही आपको इमरजेंसी बताई गई है, यानी कि आपातकालीन बताई गई है और इनका तीनों का ही अलग-अलग अपनी-अपनी जगह है, ठीक है? और ये कब-कब, कैसे-कैसे लागू होती है, तो हम इसके ऊपर आपको बताते हैं पहले डिटेल में, ठीक है? देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स जो ये राष्ट्रीय आपातकाल है, आर्टिकल 352, तो ये क्या कहता है कि जब देश की सुरक्षा, अखंडता या संप्रभुता को बड़ा खतरा होता है, तब पूरे देश या उसके किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है, ठीक है? जैसे कि युद्ध के टाइम हो गया, ठीक है? युद्ध का टाइम हो गया या एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, यानी कि बाह्य आक्रमण हो रहा है, तो किसी जैसे एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब कि किसी बाहरी देश द्वारा भारत पर हमला। तो इसमें क्या है, आर्म्ड रिबेलियन होता है। तो देश के जो भीतर ही जनता या किसी समूह द्वारा हथियारों के साथ विद्रोह, यानी कि मूल संविधान में ये आंतरिक अशांति शब्द था, जिसमें 44 संविधान संशोधन 1978 द्वारा बदलकर सशस्त्र विद्रोह किया गया, ठीक है? तो इसकी जो मंजूरी होती है और प्रक्रिया क्या होती है, वो कैसे होती है कि जो जो राष्ट्रपति होता है ना, उसे कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लागू कर सकते हैं। यानी कि क्या करेगा राष्ट्रपति, ये 352 जो
आपातकालिक का जो ये आर्टिकल है, इसको कब लागू करेगा, वो खुद ही अपनी मर्जी से नहीं करेगा। उससे उससे पहले क्या है, मंत्री परिषद जो है उसको लिखित रूप से उसको सिफारिश करेगा उसको कि तुम्हें ये करना है, राष्ट्रपति देन उसके बाद ही इसको क्या करेगा, एग्री करेगा इस चीज़ को लेके, देन तब जाके ये राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल जो 352 है अप्लाई होगा। तो इसे क्या करते हैं कि और ये लागू कैसे होगा, तो इसे क्या है कि 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्य सभा द्वारा विशेष बहुमत मंजूर होना अनिवार्य है। अब राष्ट्रपति ने क्या करा, अब इसके पीछे भी बेचारा अकेला राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। इससे पहले वो मंत्रिपरिषद के पास जाएगा, जो उनको लिखित रूप में ये सब चीज़ें देगा। देन उसके बाद ये जो लिखित चीज़ें आई हैं, ये लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद के दोनों सदनों में क्या है, पेश होगा 1 महीने के भीतर-भीतर, ठीक है? 1 महीने के अंदर-अंदर। फिर इसको क्या है, इसको 6 मंथ का जो है टाइम लगेगा उसको मंजूर होने में, ठीक है? तो इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से अनिश्चित काल तक आगे इसको बढ़ाया जा सकता है। अब इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? अगर 352 अगर लागू हुआ देश में, तो इसपे नॉर्मल जो हम जैसे नागरिक हैं, उन पे क्या होगा, असर होगा। तो क्या होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, ठीक है? वो सस्पेंड कर दिए जाएँगे। बट फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल 20 और 21, इन दोनों को छोड़ के जो भी आपके 12 से लेके 35 तक के जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी आपके अधिकार है, राइट्स हैं, वो उसको सस्पेंड कर देंगे। लेकिन जो आर्टिकल 20 और 21 है उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। जो 20 और 21 में क्या है हमारा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, ठीक है? तो ये आर्टिकल जो 2 हैं वो सस्पेंड नहीं हो सकते। बाकी जो 12 से 35 तक के जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी उसमें राइट्स दिए गए हैं, वो सब आपको सस्पेंड हो जाएँगे 352 के अकॉर्डिंग आर्टिकल के, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जो भारत का जो संघीय ढाँचा है, वो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज़्ड हो जाता है, यानी कि एकात्म हो जाता है और केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, ठीक है? तो ये हमारी बात थी आर्टिकल 52 के बारे में। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 356 की, तो राज्य आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। तो ये क्या है? इसे आमतौर पर राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसी एक विशिष्ट राज्य में शासन व्यवस्था ठप होने पे होता है, ठीक है? तो मतलब कैसे कि जैसे जैसे मैं आपको बताऊँ तो जब राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजे कि राज्य सरकार संविधान के नियमों के अनुसार काम नहीं कर पा रही, ठीक है? तो जब क्या होगा, तो जब राज्य में कोई भी पार्टी बहुमत साबित ना कर पाए तो सरकार गिर जाएगी। फिर क्या होगा इसके बाद कि जब कोई राज्य सरकार केंद्र द्वारा दिए गए संविधान निर्देशों का पालन करने में विफल रहेगी, तो आर्टिकल क्या होगा, 365 लागू हो जाएगा। और इसकी मंजूरी कैसे होती है? जैसे अभी इसमें जो हमने इमरजेंसी का बताया था जो आपको, इमरजेंसी राष्ट्रपति का जो शासन था, तो उसमें क्या था, उसमें 1 महीना लगता था, ठीक है? अब इसमें क्या है, इसमें 2 मंथ के भीतर आपको संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? दोनों सदनों की स्वीकृति बहुत ज़रूरी है। जब तक दोनों सदनों से आपको नॉर्मल बहुमत नहीं मिलेगा, वोटिंग नहीं होगी, तब तक ये मंजूर नहीं होगा। तो यानी कि इसको भी 6 मंथ के अंदर ही अंदर इसको लागू करना रहता है। तो इसे अधिकतम 3 साल तक ही बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 साल से आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग का ये प्रमाण पत्र ज़रूरी है, ठीक है? अब उसमें इमरजेंसी में क्या था, आर्टिकल 352 में, कि उसको आप बढ़ा सकते हो लाइफ लॉन्ग तक। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ़ इसको 3 साल तक ही बढ़ाया जा सकता है। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हम पे, कि जो राज्य की कार्यपालिका यानी कि मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल है जो, इसको बर्खास्त कर दिया जाएगा और राज्य विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा और निलंबित कर दिया जाएगा, ठीक है? और राज्य के जो कानून है, जो कानून बनाने का जो अधिकार है, संसद के पास चला जाएगा और राज्य प्रशासन राज्यपाल यानी कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व रूप में चलाते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स आर्टिकल नंबर 360 की। तो इसमें क्या है कि ये आपातकाल तब लगाया जाता है जब देश की अर्थव्यवस्था बहुत गंभीर संकट में आ जाए। तो जब राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि जैसे भारत और या इसके किसी हिस्से को वित्तीय स्वामित्व स्टेबिलिटी या साख खतरे में है, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे कि इसे भी लागू होने के लिए 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों का साधारण बहुमत होना चाहिए। तो इन जो तीनों आर्टिकल में सिमिलैरिटी क्या है स्टूडेंट्स, कि इन तीनों को लोकसभा और राज्यसभा यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस में पेश करना ही करना है, ठीक है? 2 महीने के अंदर-अंदर, और 2 महीने के अंदर-अंदर इक्वल जो वोट है, बहुमत है, ठीक है?
वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? ये नहीं कि संसद में जो लोकसभा है उससे ज़्यादा आया या राज्यसभा से कम आया, तो दोनों का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार मंजूरी मिलने के बाद ये तब तक जारी रहता है जब तक कि राष्ट्रपति इसे वापस ना ले लें। तो इसकी क्या है, कोई सीमा नहीं होती है। अब इसमें क्या था, इसमें आप सिर्फ़ 3 साल तक बढ़ा सकते हो और जो 352 में था वो आप लाइफ़ लॉन्ग मतलब बढ़ा सकते हो। हर 6 महीने में बिल मतलब संसद में पेश करके। बट इसका क्या है 360 में, इसमें क्या है कि इसका क्या है इसको जब तक राष्ट्रपति वापस नहीं ले लेता, तब तक ये चलता ही रहेगा, ये जारी रहेगा। ये मतलब कि वित्तीय आपातकाल जो है, ये क्या है कि ये राष्ट्रपति के अनुसार ही चलेगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो इम्पैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे केंद्र सरकार है, ठीक है? तो राज्यों को वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकती है। तो राष्ट्रपति जो संघ है और केंद्र है और राज्यों के सरकारी कर्मचारी जिनमें सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, उनके वेतन है और जो सैलरीज़ है उनकी जो, उनमें कटौती हो सकती है, ठीक है? कर सकते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति जो है आदेश दे सकता है कि इनके जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उनकी सैलरी में जो है कटौती हो सकती है। और ये कौन निर्देश देगा? ये राष्ट्रपति देगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। तो कुल मिला के अगर कहें तो राज्य द्वारा पास किए गए जाने वाले जो धन विधेयक है, जो मनी बिल्स हैं, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित इसको किया जा सकता है, ठीक है? और जो भारत के इतिहास में जो आर्टिकल 360 है, वित्तीय आपातकाल है, ठीक है? वो आज तक सिर्फ़ एक ही बारी लागू हुआ है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स अब हम ये तीनों हमने इसको डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। संवैधानिक स्थिति मतलब भारतीय राष्ट्रपति के पास अनेक महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं, लेकिन भारत की संसदीय शासन प्रणाली में संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है? जो राष्ट्रपति जो होता है, वो जो संसद प्रणाली जो होती है उसमें जो है ये प्रमुख होता है, मेन होता है, ठीक है? तो वास्तविक कार्यपालिका नहीं, राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है, जबकि फिर भी राजनीति अस्थिर त्रिशंकु लोकसभा या संवैधानिक संकट जैसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। मतलब वो कार्य चाहे कैसे ही कर रहा है, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे कार्य कर रहा है, प्रधानमंत्री की सलाह पे कार्य कर रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी इसकी जो भूमिका है, राष्ट्रपति की जो भूमिका है, वो क्या है, महत्वपूर्ण हो जाती है। कब हो जाती है? संवैधानिक संकट की जैसी स्थिति में। तो स्टूडेंट्स ये इसमें जो लिखा है कि राजनीतिक अस्थिरता मतलब कि जब सरकार गिरने की कगार पर हो, ठीक है? जब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे गठबंधन सरकार होती है, अब उसमें क्या है कि बहुत सारी पार्टीज़ मिलके गठबंधन सरकार बनाती है, बट उसमें क्या है कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है सरकार गिरने की। तो इसमें राष्ट्रपति की भूमिका कब जब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जब राजनीतिक अस्थिरता होती है, यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जब सरकार गिरने की कगार पर होती है। और त्रिशंकु लोकसभा, इसका मतलब हंग पार्लियामेंट, यानी कि जब आम चुनावों के बाद किसी भी एक राजनीतिक दल या गठबंधन को बहुमत ना मिले, ठीक है? तो इसको हम क्या कहेंगे? त्रिशंकु लोकसभा। और संवैधानिक संकट जैसे कि जब संवैधानिक समस्या खड़ी हो जाए, वो कैसे हो सकती है? तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ उस चीज़ को। यानी कि इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, ठीक है? तो ये क्या है स्टूडेंट्स कि जो संवैधानिक संकट है, यानी कि एक ऐसी स्थिति होती है जब देश में कोई ऐसी गंभीर राजनीतिक या प्रशासनिक समस्या पैदा हो जाती है जिसका स्पष्ट समाधान या रास्ता जो है वो संविधान में तुरंत ना मिले, ठीक है? और या जब संविधान की संस्थाएँ आपस में ही टकराने लगे, तो संविधान के नियमों का रुक जाना, ठीक है? तो इसमें क्या है, जैसे कोई वजह हो सकती है, क्या वजह हो सकती है? जब सरकार का कोई अंग जैसे विधायिका या कार्यपालिका ऐसा काम कर दे जिसका जवाब संविधान में स्पष्ट रूप से ना लिखा हो। और जैसे संस्थाओं के बीच सीधा टकराव हो गया, जैसे न्यायपालिका और आपकी विधायिका। तो संसद जब सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को रद्द कर दे और संसद बार-बार वैसा ही कानून दोबारा पास करने लगे। तो अगर मैं आपको आसान एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें, तो अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री चुनाव हार जाए और या इस्तीफ़ा दे दे, तो उसे क्या है कि दूसरा नेता बहुमत साबित ना कर पाए, तो राज्य में सरकार चलाना असंभव हो जाएगा, ठीक है? और फिर ये क्या होगा कि ये एक संवैधानिक संकट है, जिसे
सुलझाने के लिए आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। यानी कि अगर मुख्यमंत्री चुनाव हार गया, ठीक है? अगर मुख्यमंत्री चुनाव हार गया और उसमें गवर्नर भी जो है उसकी भी कोई मतलब कोई भी रोल नहीं है, तो उसमें क्या है कि राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाएगा, जो आर्टिकल 356 है। और अगर मैं कुछ और दूसरा उदाहरण दूँ तो कह सकते हैं कि जैसे अगर संसद में कोई ऐसा बिल पास कर दे जो संविधान के खिलाफ हो और सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर दे, लेकिन सरकार फिर भी कोर्ट का फैसला मानने के से इनकार कर दे, तो क्या होगा? देश में संविधान संकट खड़ा हो सकता है। तो यानी कि अगर संसद में कोई बिल है और उसको क्या है, कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, लेकिन सरकार फिर भी कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर देगी कि नहीं भई हम तो नहीं मानेंगे, जो भी कोर्ट ने इसको मतलब फैसला डिसएग्री कर दिया है, तो उसमें क्या है, इसमें भी संविधान का जो है संकट खड़ा हो सकता है। तो इसमें निष्कर्ष में क्या है स्टूडेंट्स कि अंत में कहा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति का केवल औपचारिक ही नहीं बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा करता है, शासन व्यवस्था पर निरंतरता बनाए रखता है और देश की एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक होता है। यद्यपि अधिकांश शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है और फिर भी विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति की भूमिका लोकतंत्र भारतीय लोकतंत्र को स्थित और संतुलित बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको टोटली राष्ट्रपति के बारे में बताऊँ, तो जो भारत के राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख और सेनाओं के सेनापति भी हैं, ठीक है? जो सामान्य स्थिति में प्रधानमंत्री की सलाह पर भी कार्य करते हैं और संकट या राजनीतिक अनिश्चितता के समय भी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बनते हैं। यानी कि टोटली जो राष्ट्रपति है, जो प्रेज़िडेंट है, वो हमारे संविधान के लिए, देश के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट कर लिए एंड आपको कुछ भी फीडबैक हो या कोई भी क्वेरी करनी हो या कुछ भी कन्फ्यूजन है आपको, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आपको आपके डाउट्स का जो सॉल्यूशन है वो देने का ट्राई करूँगी और कुछ भी फीडबैक है तो आप वो देना ना भूलिए और इग्नू सिम्प्लीफाइड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को, जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है? और अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना डाउट भेजना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।